नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय हरियाणा कांग्रेस बगैर संगठन के कैसे बनाएगी चुनावी रणनीति, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, चुनावी बातें हो रही हैं। प्रभारी गोहिल ने मीटिंग करी विधायकों के साथ, दूसरे पदाधिकारियों के साथ कार्यालय में बुलाई और शक्ति सिंह गोहिल की मीटिंग में 2024 के लिए रणनीति तय की गई। सबके बाद विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम सीएम हुड्डा चलाने रहे हैं। वो आधा दर्जन से अधिक जो है संसदीय क्षेत्रों में इसका विजिट कर चुके हैं। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है, उसने भी अपनी रणनीति उतार ली है। इंडियन नेशनल लोकदल पिछले 90 दिनों से पदयात्रा कर रही है और जजपा जो है जनसंपर्क अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना संगठन मजबूत कर लिया है और संगठन में एक मजबूत स्थिति के साथ वो भी लड़ने को तैयार है। तो इसी पर आज चर्चा का विषय है और इसी पर चर्चा में जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे एक विद्रोही प्रवृत्ति के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ में भूपेंद्र सिंह है भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ में ओंकार सिंह है इंडियन नेशनल लोकदल से। हमारे साथ में बहुत युवा नलिन हुड्डा है जेजेपी से, क्योंकि इनके नेता भी युवा है। और इसके बाद में एसपी भाटिया साहब हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से सुखवीर तंवर साहब हैं। तो इस चर्चा की मैं शुरुआत, चूंकि विषय ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो करते हैं कि आपका संगठन तो बना नहीं, आम आदमी पार्टी ने बना लिया, जेजेपी ने बना लिया, भाजपा का तो ऑलरेडी बहुत मैनेज होता है, इंडियन नेशनल लोकदल भी। तो साहब 2024 का बिगुल बज रहा है, आप कहां हैं? जी वेद जी। आदरणीय शुक्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार भाटिया जी, हमारे मित्र भूपेंद्र गहलावत जी, भाई ओंकार सिंह जी, युवा साथी नलिन हुड्डा जी और हमारे पड़ोसी मित्र सुखवीर जी, आपको और आपके लाइव हिंदुस्तान चर्चा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जब भी संगठन की बात आती है, साथी पत्रकार भाई, राजनीतिक दल हम पर सवाल उठाते हैं, तंज कसते हैं, वो उनका अधिकार है। और बात भी सही है, कोई गलत भी नहीं कस रहे। विगत 9 सालों से हमारा संगठन विधिवत रूप से नहीं है। अब जब कांग्रेस का जब आप पहचानोगे, कांग्रेस को जानोगे, तो कांग्रेस कभी भी कैडर आधारित पार्टी या संगठन आधारित पार्टी नहीं रही है। आजादी आंदोलन से लेकर और देश के आजादी के बाद के जो 75 साल स्वतंत्रता का इतिहास है, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही चाहे सत्ता से बाहर रही, कांग्रेस एक जन आंदोलन की पार्टी है। और जन आंदोलन की पार्टी की होने की वजह से कांग्रेस के अंदर मूवमेंट होते रहते हैं, विभिन्न नेताओं की अलग अलग राय रहती है और अलग अलग सुर भी बोले जाते हैं। लेकिन जब चुनाव होता है, संघर्ष होता है, सभी मिलकर अपना चुनाव लड़ते हैं। अब हरियाणा के अंदर ये कटु सत्य है कि 9 सालों से संगठन नहीं है। अब क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, इस पर मैं ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूं, ना कोई सफाई देने की स्थिति में हूं। आप जो भी तंज कसेंगे, जो भी आरोप लगाएंगे, वो आपके सिर माथे पर, क्योंकि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और तंज कसने का ये काम भी हमने ही दे रखा है, कोई आप हम पर कोई अनावश्यक तो कस भी नहीं रहे। तो आप जो भी कहेंगे वो मुझे विद्रोही जी इसी पे जोड़ दें, विद्रोही जी इसी पे जोड़ दें। एक घटना है पंडित अटल जी, आप ही के उसी में जोड़ देता हूं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नए नए युवा सांसद थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। और खुद अटल जी ने अपने उसमें लिखा है कि हमने संसद में बोलने के लिए, चूंकि नए सदस्य थे तो बड़ा शोर मचाना पड़ता था, शोर मचाया और खूब बोला, खूब तंज कसा, जो बुरा भला कह सकते थे नेहरू जी को कहा। लेकिन जब दोपहर में सब लोग जाते थे और एक साथ लंच करते थे प्रधानमंत्री और सारे लोग कैंटीन में, तो कहा कि जब वहां पर मिले तो पंडित नेहरू ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा बिल्कुल ऐसे ही आक्रामक होना चाहिए। तो ये तो आपके वहां है तो इसलिए बुरा मत मानिए, हम तो सवाल पूछेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। मैं मान ही नहीं रहा सर, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर विरोध करना, तंज कसना, सवाल पूछना हर राजनीतिक दल का अधिकार है। और
करना, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसे बड़ी शालीनता से लेना चाहिए, कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने तो अपनी तरफ से कहा है कि हमारा संगठन नहीं है, ये कटु सत्य है। पर ये भी कटु सत्य है, संगठन न होने के बाद भी आज हरियाणा के अंदर अगर सबसे ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ता है तो वो कांग्रेस के पास ही है। और कांग्रेस का कोई भी काम, कोई भी चुनाव संगठन के अभाव में न तो रुकता है न रुकेगा। और अब की बार तो शायद आशा बंधी है, मैं भी आश्वस्त हूं कि शायद संगठन की घोषणा अब तो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इस पर अंतिम चरण के ऊपर भी फैसले हो चुके हैं। और विधायकों, जो कल की बैठक की आप जो बात कर रहे हैं, उस बैठक में भी विधायकों से राय ली गई थी। हमारे 30 विधायकों में 27 विधायक आए थे और 3 विधायक जो नहीं आए उन्होंने अपना पहले ही फोन पर बता दिया था प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी को कि इन कारणों से। वो 3 कौन नहीं आए थे, वो किस गुट थे? गुट उट की बात मैं नहीं जानता। एक तो बहन किरण नहीं आई, उनके रिश्तेदार बहुत बीमार हैं, वो आईसीयू में भर्ती हैं। एक वो बलबीर सिंह वाल्मीकि नहीं आए, वो शायद उनका ऑपरेशन हुआ है गोहाना के अंदर, वो नहीं आए। और एक और नहीं आए, एक का मुझे नाम याद नहीं, वो भी वहीं के हैं, रोहतक या गोहाना सोनीपत के हैं, जिन्हें आप भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक कह सकते हैं। दो, आपकी भाषा में 2 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक नहीं आए और एक किरण चौधरी जी नहीं आई, बाकी सब मौजूद थे। और किरण चौधरी ने इसलिए नहीं आई कि उनके परिवार के अंदर कोई बहुत ही गंभीर बीमार है, वो आईसीयू में भर्ती है। और ये एक विधायक का तो ऑपरेशन ही हुआ है और एक विधायक भी। वेद जी एक सवाल और, क्या वो पार्टी से भी आईसीयू में है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। किरण जी लगातार सक्रिय है, पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं। उनके कुछ कार्यशैली पर मतभेद है, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और उनकी जो मतभेद है उनको भी एड्रेस किया जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, चुनाव से पहले हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे। हमने अपनी रणनीति बना रखी है और हम तो नवंबर से ही अपना प्रचार अभियान चला रखे हैं। हमारे सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने प्रभाव वाले जगह जनसंपर्क में लगे हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और हमारा जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है वो 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा। कोई प्रदेश का गांव नहीं बचा, कोई प्रदेश का घर नहीं बचा जहां हम नहीं जा चुके। हम लगातार जा रहे हैं और हम भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, चाहे वो केंद्र सरकार की है चाहे हरियाणा सरकार की है, उनको मुख्य टारगेट बनाकर हम अपना चुनाव अभियान चलेंगे। उसमें भी जो किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, उन पर हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं। अब मैं किसान का एक छोटा सा मुद्दा आज इसलिए रखूंगा, ये कल की ही बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने लंबे चौड़े वादे किए थे कि रबी क्रॉप्स पर किसानों को बड़ा भारी मुआवजा देंगे। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये धोखाधड़ी करेंगे, और आज वो साबित भी हो गया। कैसे साबित हो गया कि हरियाणा के 2,63,000 किसानों ने जो सरकार का क्षतिपूर्ति पोर्टल था उसके ऊपर 17.14 लाख एकड़ जमीन का अपना खराबा दिखाया था। पर इन्होंने क्या किया, गिरदावरी समय पे नहीं की और गिरदावरी की पटवारी थे नहीं, घर बैठे कर ली। और क्या हुआ, 17.14 लाख एकड़ जमीन में से केवल 2.9 लाख एकड़ जमीन को मुआवजे के लायक माना। अर्थात जितना किसानों ने अपना नुकसान बताया था उसका 15-16%। 2,63,000 किसानों ने मुआवजा मांगा था और इन्होंने 67,758 किसानों को 181 करोड़ रुपए देकर टरका दिया और बीमा कंपनियों को मालामाल कर दिया। तो ये इस तरह चलिए वेद जी, फिर दोबारा आते हैं। सर सब एक लाइन पूरी कर लेने दो। इस तरह की टैक्स भाजपा किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ, हर एक वर्ग के साथ कर रही है और उन हर वर्ग के मुद्दों को लेकर हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जी, बड़ी बात कही है कि हर चीज को लेकर के हम संघर्ष जारी रखेंगे। मैं इसी पे आता हूं जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में, कि जिस तरह वेद जी ने कहा कि आपके ऊपर वो हमला करते हुए सारी पूरी रणनीति चलाएंगे और उनकी रणनीति है, और जिस तरीके से उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया, दूसरे और मुद्दे उठाए, ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी आज जनता के बीच जा रही है और वो कह रही है कि हमारा अभियान शुरू हो चुका है, मिशन 2024। तो जब मिशन 2024 शुरू हो चुका है तो आप कहां पर टिकते हैं यदि कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी तैयारी है? जी भूपेंद्र जी। देखिए, मेरे साथी वेद प्रकाश विद्रोही ने
जिस बात पे आज चर्चा है संगठन पे, उसको इन्होंने खुद ही मान लिया, तो मेरे पास कहने का तो कुछ बचा नहीं। इन्होंने खुद ही कहा कि हमारा संगठन तो कभी बना नहीं, और जिसने संगठन बनाने की कोशिश की वो किसी की टांग तोड़कर और किसी को अपमानित करके चलता करने का काम कर दिया। अब ये तीसरा जो प्रधान इनका बना है, मुझे शंका हो रही है कि इनका भी वही हाल ना कर दें ये कहीं जो अशोक तंवर जी का किया था। तो इनकी आदत है, और इनको संगठन की कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत व्यस्त होते हैं। अभी राजस्थान का चुनाव आएगा, उसमें ये व्यस्त हो जाएंगे, और राजस्थान के बाद भूपेन जी एक सवाल जोड़ लें। वो अशोक तंवर आपके यहाँ भी गए थे, आपकी पार्टी में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे थे, आपने क्यों नहीं शामिल किया? नहीं, देखिए हम अपनी पार्टी में जो हमारी पार्टी की नीतियों से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियों से जो प्रभावित होकर बगैर लाग लपेट के, बगैर किसी कंडीशन के और साफ सुथरी छवि के लोग हमारी पार्टी में आते हैं, उनका स्वागत है। हमारी पार्टी में तो इनके नेता भी हमारे नेता से मिलने गए थे। हो सकता है उन्होंने भी ये दरखास्त दी हो शामिल होने की, लेकिन हमने उनको बोल दिया कि जब तक केस हैं वो साफ सुथरे नहीं होंगे, हम उनको पार्टी में स्थान नहीं दे सकते। और जब वो साफ सुथरे होके आएंगे, जो आरोप लगे हुए हैं उनसे वो क्लीन हो जाएंगे, तो फिर पार्टी में जो हमारी नीतियों में विश्वास करते हैं हम उनको स्वागत करेंगे। भूपेन जी, देश के तमाम सारे वो नेता हैं जिनके ऊपर तमाम बहुत गंभीर आरोप लगे, आपने बुकलेट भी जारी की, उन्हें तो आपने शामिल करा लिया था। जी नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये सारा ड्रामा करते हैं। ये विपक्ष की पार्टियों के कितने लोग इकट्ठे होकर के, जिन पर सब पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो सब लोग इकट्ठे होकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसी डायरेक्शन सरकार को, सीबीआई को दी जाए कि हम चाहे कुछ भी करें, कैसे ही लूटपाट करें, कैसे ही करें, और वो सीबीआई और दूसरे लोग हमको गिरफ्तार ना करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनकी याचिका को रद्द कर दिया। ये देखिए, एक ये टोल जो है पूरे देश में जो इकट्ठा हो गया, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं फिर अलग अलग हो जाते हैं, और जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो सब लोग इकट्ठे होने की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ कितने लोगों पर केस दर्ज हैं, ज्यादातर लोग तो इनके जमानत पर हैं और सब पर भ्रष्टाचार के केस हैं। जिस पर भ्रष्टाचार का केस नहीं है, कोई अच्छी छवि का इनकी पार्टी में पहली बात तो कोई बचा नहीं, और अगर कोई बचा है वो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में आना चाहेगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी में तो सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए तो बनी है कि लोग हमारी नीतियों से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। हमने तो अपनी पार्टी को और बड़ा बनाना है। कांग्रेस की तरह हमें नहीं है कि उसको भगा दो, उसको भगा दो, उसके टांग तोड़ दो, उसको ऐसा कर दो। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी बहुत ही अनुशासित जी, आता हूँ दूसरे राउंड में आता हूँ। अभी नहीं, मैं भूपेंद्र जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ केवल। भूपेंद्र जी भाई हाथ जोड़कर एक सवाल जोड़ लीजिए। भूपेंद्र जी सवाल जोड़ लीजिए। सवाल पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक सवाल और कर दूंगा फिर पूछ लेना। ठीक है, एक सवाल मैं और कर दूंगा, मैं फिर पूछ लेना। देखिए ये चाहते हैं, अगर इनका देखिए चुनाव में तो इनका सफाया होना है, 10 की 10 सीट हम लोकसभा में चुनाव जीत कर आएंगे। इनका अगर संगठन होगा तो इनके पास बहाना कुछ नहीं बनेगा। ईवीएम का ये बहाना बनाते थे वो भी नहीं चलेगा। फिर ये हारने के बाद ये कह सकते हैं कि हमारा संगठन नहीं था, हम इसलिए चुनाव हार गए और अब हम संगठन बनाएंगे ताकि 2029 के चुनाव में हम सफलता प्राप्त कर सके। अब आप सवाल पूछ सकते हो। भूपेंद्र जी मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि आप भ्रष्ट लोगों को नहीं लेते। मैं हरियाणा से बाहर जा ही नहीं रहा। हरियाणा के अंदर श्री कुलदीप बिश्नोई पर आपकी ही सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करा। कुलदीप बिश्नोई आपकी पार्टी के नेता है, आपके पार्टी के नेता नहीं रहे। अरे उनके ऊपर तो 70 सीटें आई थी आपकी। सर सुन तो लीजिए सर, हम जो भ्रष्ट है आपने कह दिया, मैं कुछ कह ही नहीं रहा। हमको आपने भ्रष्टाचार का तमगा दे दिया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर कि कुलदीप बिश्नोई पर भाजपा की मोदी सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया
काले धन का विदेशों में रखने का केस दर्ज किया, बाप बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। अब भाजपा में जाते ही वो केस हवा हवाई कैसे हो गए, मैं तो आपसे इतना पूछ रहा हूँ। देखिए, हमारी सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सारा उसका इन्वेस्टिगेट करती हैं। अगर हमारी संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास ना होता तो तुम्हारे कितने नेता जिन पर 6-6, 7-7 केस दर्ज हैं, क्या वो बाहर रह जाते? वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी काम करती है और जिसके पास सबूत जिसके खिलाफ मिल जाते हैं उसको जेल में ठोकने का काम करती है, और जिसके खिलाफ सबूत नहीं मिलते उसको जेल में ठोकने का काम नहीं करती। बड़ी अच्छी और बात कही भूपेंद्र जी ने, बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी से बदलाखोरी की नहीं करती है, बल्कि वो जिसके खिलाफ सबूत मिलते हैं कार्रवाई करती है, नहीं होते हैं तो बरी कर देती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसी पे ओंकार जी के पास जाऊंगा। ओंकार जी, आप कुछ एक तो कहना चाह रहे थे, वो कहिएगा। और दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना बताया कि नहीं साहब वो बगैर संगठन के भी जीत हासिल करने वाले हैं और न जाने क्या क्या करने वाले हैं, भाजपा ने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है और किस तरीके से भाजपा लगातार नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में आप कहां खड़े होते हैं? जी ओंकार जी। अजय जी, देखिए, दो मुख्य बातें। एक तो कांग्रेस के संगठन की बात करूंगा, दूसरा मेरे भाई भूपेंद्र गहलावत जी ने 2-4 बातें की, इनका जवाब देना जरूरी है। एक तो उन्होंने कहा नहीं, कि आज तो आप कांग्रेस की बात कर लो, संगठन पे ही चर्चा है ना ओंकार जी, आज तो कांग्रेस पे ही बात कर लो। चर्चा तो संगठन कांग्रेस के संगठन की है ना, कांग्रेस के संगठन पे चर्चा है ओंकार जी आज। ओंकार जी देखिए, ये सीनियर लोगों के बैठने का होता है। सीनियर लोग जब बैठते हैं तो लड़ते नहीं है, कितने प्यार से कहते हैं कि आप इस पे ही चर्चा करिए, यही सब्जेक्ट है। जी चलो, मैं माफी के साथ कहता हूं, पहले 2 बातें आपको कह दूं, उसके बाद उधर चला जाऊंगा। भूपेंद्र जी, आपने कहा कि आपकी पार्टी बड़ी सोच समझ के ईमानदार व्यक्तियों को लेती है। उन ईमानदार मैंने आपकी पार्टी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। ओंकार जी, मैंने अभी आपकी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। अब आप हमारे पे कहोगे तो फिर अपनी पार्टी की पोल खुलवा लोगे। कोई बात नहीं, आप भी कह लेना। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह कितने ईमानदार हैं, बेचारे कितने पाक साफ है। और संदीप सिंह जी, मजा ही आ गया। SIT की जांच चल रही है, पहलवान धरने पर बैठे, उनको जबरदस्ती उठा दिया। ये बृजभूषण शरण सिंह है। और कितने नेताओं के नाम गिनवाऊं इनके मैं। वो गाड़ी चलाती थी किसानों पे, वो मेरे ख्याल कांग्रेस का नेता था कोई, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो बीजेपी का नेता। अरे संगठन पे भी बात कर लो। ये संस्कारवान पार्टी, जिसका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जिसके मुख्यमंत्री कहते हैं आपकी बेटी हमारी बेटी। जरा नेट पर सर्च मारना, मेरे कहने पे एक बार सर्च मारना, सबसे ज्यादा बलात्कारी किस पार्टी में है, देख के बताना मेरे को, मैं नहीं बोल सकता, आप देख के। छोड़िए ओंकार जी, संगठन पे बात कर ली जाए। चलिए, अब मैं संगठन पर आता हूँ। देखिए अजय जी, संगठन की तो बहुत ज्यादा महत्व है। बगैर संगठन के तो छोटा सा मैच भी नहीं जीता जाता। आप कोई भी एक मैच ले लीजिए, फुटबॉल का, हॉकी का, कोई भी ले लीजिए, विश्व स्तरीय खिलाड़ी बिठा दीजिए एक टीम में, लेकिन उनमें आपसी तालमेल ना हो, उसमें संगठनात्मक प्रक्रिया ना हो कि बॉल को किसको पास करनी किसको नहीं पास करनी, वो टीम मैच नहीं जीती, वो टीम मैच हार जाएगी। संगठन के बगैर चुनाव जीतना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, संगठन के बगैर आपस में लड़ाई जीती जा सकती है, एक दूसरे की टांग तोड़ी जा सकती है, टांग खींची भी जा सकती है। आप देखिए, बगैर संगठन के, अगर मान लीजिए, मेरे भाई बहुत सीनियर है वेद जी, मैं इनके खिलाफ नहीं बोलता, मान लो आपकी सरकार बन भी गई, तो जो बंदे संगठन नहीं बना सकते वो सरकार चलाएंगे कैसे? भाई सरकार तो संगठन से ही चलेगी, बिना संगठन के कैसे ही चलेगी? जब जिला प्रधान, हल्का प्रधान, जोन प्रभारी, बूथ इंचार्ज और इनके पन्ना प्रमुख बीजेपी के ये ही नहीं होंगे तो चुनाव जीता कैसे जाएगा? बहुत मुश्किल बात है, असंभव बात है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस का अपना तो इसका मतलब ओंकार जी, आप भाजपा को जितवा रहे हैं? नहीं, मैं उसी पे आता हूँ। देखिए, ये कांग्रेस का अपना मामला, भाजपा तो कहीं नजर ही नहीं आएगी। बीजेपी जेजेपी तो ना एक दूसरे को यमुना पार छोड़ रहे थे, मेरे को लगता है यमुना पार नहीं बहुत दूर जाएंगे।
बहुत दूर जाएंगे, वो इनकी पुरानी कोई सीमा नहीं। पुरानी बात हो गई। आप देख लीजिए, ओंकार जी पुरानी आप बात कहीं होगी, भी कोई नई लाओ। कहीं भी भाई चर्चा कर गंगा पार लीजिए, चले जाना भूपेंद्र जी, गंगा पार चले जाना। पुरानी बात तो हो अच्छा गई है, पुरानी नई कहीं लाओ भी कोई। चर्चा कर लीजिए, कहीं भी चर्चा कर लीजिए, आम व्यक्ति ये कहता है कि बीजेपी जेजेपी का अब कुछ नहीं रखा, आम व्यक्ति कहता है। और ये बात साबित होती है मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम। देखिए, पहले नहीं, इनको 9 साल होने वाले, पहले इनको जनसंवाद याद नहीं आया। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन पद यात्रा शुरू करी, जब इन्होंने देखा जनता इनसे जुड़ने लगी, तो इनको अकल टिकाने आनी शुरू हुई। अब मुख्यमंत्री महोदय गांव में जाकर, खेत में घुसकर कनक की बाली के दाने गिनती हैं। ये पहले नहीं गिने कभी ने। अब इनको नजर आया कि अब तो जमीन खिसक चुकी है। लेकिन हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, सूझवान है। अब ये चाहे कुछ भी कर ले, ये विश्वास खो चुके हैं दोनों पार्टियां, इनके पल्ले अब कुछ नहीं है। ठीक है, 1 साल का शासन बकाया है, वो झेलना पड़ेगा। आप देखिए, देवेंद्र बबली जो जेजेपी के विधायक हैं, उन्होंने किसान आंदोलन में क्या कहा था, भाई हमें बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। नहीं, हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव में लोहे के अंडरवियर, अजय जी ध्यान रखना, लोहे के अंडरवियर कभी सुने नहीं हमने। लोहे की जैकेट तो सुनी थी, अंडरवियर नहीं सुना हमने। उन्होंने बोला लोहे के अंडरवियर डाल के जाना पड़ेगा हमारे को। और आज वही देवेंद्र बबली क्या क्या कानून बना रहे हैं सरपंचों के लिए। ये सारी बातें जनता देख रही है और जनता देख के सारा निर्णय ले चुकी है। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए जनता सारा निर्णय ले चुकी है। ओंकार जी, सृष्टि का नियम है और परिवर्तन तय है हरियाणा में। और एक चीज और चलिए, कहना चाहूंगा, मेरे भाई, परिवर्तन तय है हरियाणा में। एक बात कह के जी एक बात कह के खत्म करूंगा। देखिए, वेद भाई ने मेरे एक बात कही कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया बीजेपी वाले नहीं मानते। आप किसी के खिलाफ बोल के देख लीजिए, चलिए होगा फिरौती मांगने ओंकार जी फिर दूसरे राउंड में आते हैं। भावना से राजनीति करते हैं। ओंकार जी फिर दूसरे राउंड में आते हैं, सबसे एक एक जवाब ले लें। सुखवीर जी के पास जाऊं उसके पहले चूंकि नलिन हुड्डा से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा दिया है ओंकार जी ने, इनेलो ने, और उसने आरोप लगा दिया है कि किस तरीके से सब जमीनी खत्म हो रहा है सारी चीजें। तो आप एक समय, आज आप डिप्टी सीएम है, सरकार के पार्ट है, क्या ऐसा हो गया कि आप खत्म हो गए? जी नलिन जी, और आपने तो संगठन बनाना शुरू कर दिया, यात्राएं कर रहे हैं, फिर भी ऐसी बात हो रही है। जी नलिन जी। देखिए, खत्म करना और ना करना जनता के हाथ में होता है। किसी डिबेट में बैठ के किसी एक प्रवक्ता की बात पे ना तो कुछ खत्म होता है और ना कुछ शुरू होता है। खत्म तो ये जब जननायक जनता पार्टी बनी तब से करने में लगे हुए हैं। लेकिन आसमान की तरफ देख के अगर कोई पत्थर फेंके और ये सोचे कि उससे आसमान फट जाएगा, तो वो कभी फटा नहीं करता। मैं जिस टॉपिक के ऊपर जो डिबेट है उसके ऊपर मैं वापस लाना चाहूंगा। कांग्रेस के हमारे बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। तो जब कार्डर बन ही नहीं पा रहा तो कार्डर बेस्ड पार्टी होगी कैसे? बाकी प्रदेशों में कहीं पर कार्डर है, कहीं पर नहीं है। हरियाणा में तो बहुत ही बुरा हाल है। आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, हरियाणा में अगर हम बात करें तो कांग्रेस एक कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के अंदर विभिन्न पार्टियां समाई हुई हैं। आप उसको हुड्डा कांग्रेस कह लीजिए, आप उसको सुरजेवाला कांग्रेस कह लीजिए, किरण चौधरी कांग्रेस कह लीजिए, शैलजा कांग्रेस कह लीजिए। पहले ऐसे ही एक अशोक तंवर कांग्रेस भी हुआ करती थी। और आलम यह है कि इस एक कांग्रेस का दूसरी कांग्रेस से ना तो कार्यकर्ताओं का समन्वय है, ना विचारधारा का है, और ना आपस में तालमेल का है। तो ऐसे में संगठन तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो ये शायद अंदर से तो जानते होंगे लेकिन डिबेट पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को। और आगे आप देखिए कि कांग्रेस में जो अब देखा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की जो एक आय होती है और जो अपना ओपिनियन रखना होता है, अपनी एक राय रखनी होती है, वो जहां जहां रखी जा रही है वहां वहां से उन सीनियर नेताओं को बड़ा बेइज्जत होके कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ रही है।
पिछले साल 1.5 साल के टाइम में जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब हुए, RPN सिंह हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए, ये इतने बड़े और वरिष्ठ नेताओं ने अगर कांग्रेस छोड़ी तो आप इसका जो एक फ्यूचर है वो देख सकते हैं कि कांग्रेस किस डायरेक्शन में जा रही है। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं कि ये एरोगेंस है। आप देखिए कि हमें संगठन की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, अगर जरूरत नहीं है तो राष्ट्रीय लेवल पे भी संगठन खत्म कर दो। किस लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इन सब चीजों में आप लोग पड़े हुए हैं? और संगठन ना होना, संगठन को ये कहना कि कार्डर बेस्ड हमें ना जरूरत है ना हमारी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं वो छोटा कार्यकर्ता पार्टी में जो एक आस लगाए बैठा रहता है कि कहीं ना कहीं मुझे पार्टी में सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, ये उसकी भावनाओं को आहत देने की बात है। तो ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। दूसरा, जब ये आप तो ये जो फ्रिक्शन है, ये जो आपस में जो तनाव है, ये जो आपस में जो लड़ाई है, ये कांग्रेस को हाशिए ही नहीं, कम मैं कहूंगा कि बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे आज लाके खड़ा कर दिया है। हरियाणा में आज आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी कॉलोनी में किसी बच्चे से पूछेंगे तो वो इस बात का साक्षी है, और यही बात आपको हरियाणा का बच्चा बच्चा बता देगा। तो ये हाल है कांग्रेस का। बाकी जो लोकदल के प्रवक्ता ने बात कही, ये तो पिछले 5 साल से यही बात रहते जा रहे हैं, यही बात कहे जा रहे हैं। मुझे सही नहीं लगता कि इन्हीं बातों के ऊपर मैं वही घिसे पिटे सवालों पे वही घिसा पिटा जवाब दूं। बाकी जो मैंने पहले बात कही उसमें शायद सब कुछ रैप अप हो गया कि आसमान की तरफ देखो, पत्थर उछालो और उम्मीद करो कि आसमान किसी दिन फटेगा। तो आपका पत्थर आपको मुबारक साहब, आप रखिए और उछालते रहिए। मैंने बहुत बड़ी बात नलिन ने कही है कि पत्थर उछाल के आप सोचते हैं कि उसको कर लेंगे तो वो जवाब आपको मिल जाएगा। मैं आता हूं सुखवीर जी के पास। सुखवीर जी, जिस तरह से सारी चीजें हैं, आज आपकी पार्टी का शपथ ग्रहण भी हो रहा है, संगठन का, और बहुत सारी चीजें, तो ऐसी स्थिति में आपने संगठन तो खड़ा कर लिया, क्या जनता के बीच भी वो जगह बना पाएंगे जो दिल्ली और पंजाब में बनाई है? जी। और आपका संगठन कांग्रेस से कितना मुकाबला करेगा, भाजपा से कितना करेगा, या इनेलो और जेजेपी से कितना करेगा? जी देखिए सुकुल जी, जिस प्रकार से आज की चर्चा का विषय है, और विषय है कांग्रेस का संगठन, और जिस प्रकार से वेद प्रकाश विद्रोही जी ने स्वयं ही मान लिया कि कांग्रेस कैडर आधारित पार्टी नहीं है, कांग्रेस में कोई संगठन नहीं है और कांग्रेस में संगठन की भूमिका भी नहीं है, तो वैसे तो आज की जो चर्चा थी उसका विषय ही समाप्त कर दिया विद्रोही जी ने। इसके अलावा फिर भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर प्रवक्ता हैं गहलोत साहब, उन्होंने जिस प्रकार से जो तुलना करी नेताओं की और भ्रष्टाचार की, मुझे लगता है गहलोत साहब जिस तरह की चर्चा कर रहे थे, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को भूल गए, जिनके खिलाफ लगातार 3 साल इन्होंने चर्चा करी थी। भूपेंद्र जी आते हैं। इसके अलावा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का भ्रष्टाचार भी शायद भूल गए, याद रखना चाहिए। और एक वक्त के न्यायालय द्वारा अधिकृत तड़ीपार जो आज देश के गृह मंत्री है, शायद उनकी भी भूमिका भूल गए। चलो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। अपनों के भी बता दो, अपनों के भी तुम आप ही बता दो। अपराध मुक्त, सांप्रदायिकता मुक्त शासन देने के लिए हुआ है, और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी की विचारधारा है, उसी विचारधारा पे दिल्ली में जिस तरह का शासन पार्टी ने दिया है, और इसके अलावा जो पंजाब में 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा समय हुआ है, और जिस तरह की भूमिका हम पंजाब में निभा रहे हैं, जिस प्रकार से सवाल उठाए गए थे, उसी प्रकार से हरियाणा में निश्चित तौर पे आज हमारे जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं प्रदेश के, लोकसभा स्तर के और विधानसभा स्तर के, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। और जब से हमारे संगठन की घोषणा हुई है, निश्चित तौर पे सारे ऊर्जावान साथियों में बहुत जोश है। और जिस प्रकार का आपका सवाल था कि कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने खुद मान लिया संगठन और कैडर की कोई भूमिका नहीं है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप देखना, आगामी 3 महीने में आम आदमी पार्टी का गली गली, घर घर, जो भी पार्टी की विचारधारा जो हमने अतीत में दिल्ली में करके दिखाया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का एक मॉडल जिसकी वैश्विक प्रशंसा हो रही है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश को भी आम आदमी पार्टी की नीतियों से सफलता मिलेगी। मैं एक बात और कहूं शुक्ल साहब, ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, ना कि सिर्फ कांग्रेस, अपितु सभी क्षेत्रीय जो दल हैं,
वो जो आम आदमी पार्टी की नीति है उसको कहीं ना कहीं अपना ले, नहीं तो विगत के 3.5 साल के जो घोषणा पत्र हैं, जो चुनाव हुए हैं, वो अपने आप में इस बात के साक्षी हैं कि जो हमारी गारंटी थी, जो हमारे वायदे थे, उनको सारी पार्टी अपना रही है। और जिस प्रकार से जो आम सामान्य आदमी के मुद्दे थे उनको 75 साल में इन पार्टियों ने छुआ नहीं, आज इन सारी पार्टियों को आम आदमी पार्टी की विचारधारा ने मजबूर किया कि उस विचारधारा पे आए और उन मुद्दों पे बात करें। ये सबसे बड़ी सफलता है। निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहेगा। जी, ये कहा जिस तरह सुखवीर जी ने बताया कि हरियाणा में सभी पार्टियों को आम आदमी पार्टी की विचारधारा को अपना लेना चाहिए। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा कोई है क्या। चलिए, मैं इसी पे आता हूं एसपी भाटिया साहब के पास। भाटिया साहब, जिस तरह से सारे लोगों का कंक्लूजन आया उस पे आपका क्या कहना है, आप बताएं, फिर मैं वेद जी के पास जाऊंगा। जी नमस्कार सभी को। शुक्ल जी, मेरे को लगता है कि आपने हमारे बड़े भाई वेद जी को शायद आज का मुद्दा जो पहले से पूर्व सूचित नहीं किया और वो पूरी तैयारी से नहीं आए। नहीं, वो हमारे टारगेट पे है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ सर, उनको टारगेट पे ले लिया, लेकिन उनको मुद्दा नहीं बताया गया, इसलिए वो पूरी तैयारी से नहीं आए। तो मेरे सूत्रों के हवाले से मैं अब आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के जो पीसीसी के मेंबर्स जो इलेक्ट हो चुके हैं, उनकी लिस्ट जो सूची है वो बन के तैयार हो करके वो आला कमान के पास जा चुकी है और वो जल्दी जो है जिला स्तर के जो होने चाहिए पदाधिकारी, उनके नाम की वो फहरिस्त जो है घोषणा होने जा रही है। अब वो कब होती है ये मैं नहीं कह सकता, शायद वेद जी को इस बात की जानकारी नहीं होगी, तो उसमें तकरीबन 9 के बाद हो जाएगी। हाँ, 45 के आसपास जानकारी है। और दूसरा ये है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 10 सीटें वो लोकसभा की जीतने जा रहे हैं। मेरा तो सवाल ये है कि अगर हार गए तो भाई इनके पास वो जो मुखौटा वो किस पे ये फोड़ने वाले हैं, कितनी सीटें जीतने वाले? भाई ये 10 सीटें तो नहीं जीत पाएंगे। एक मिनट पहले बोल लेने दीजिए मेरे को सर। जो कांच के घर में रहते हैं वो पहले अपने खुद गिरेबान में देखे, फिर दूसरे पे सवाल उठाए। भाटिया साहब, तब भी ये सवाल उठाया जाता था, 2019 में वो जीत के आए। सर अभी आप देख लें, ये कह रहे थे कि कर्नाटक में इनको पूरा ये सुपड़ा साफ करने वाली है, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीतेगी। वहां कांग्रेस ने सरकार बना दी, उससे पहले हिमाचल में बना दी। तो उनकी एक स्ट्रेटेजी जो है, रणनीति है कांग्रेस की, मैं देख रहा हूं लगातार निरंतर। जब से वो इन्होंने राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की सर, उसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अब वो विदेश में गए, उन्होंने जाके वहां कुछ बोला भी नहीं, तब भी जो वो बीजेपी को तकलीफ हो रही है। बीजेपी का तो नाम लिया नहीं उन्होंने। मैं बड़ी निष्पक्षता से एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो हरियाणा की स्थिति है, वहां पर सिर्फ 2 पार्टियां जो है जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं, एक कांग्रेस और एक इनेलो। बाकी अदरवाइज अगर आप बात करें, जनसंवाद देख लें या उससे कुछ दूसरा देख लें, जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो ये जेजेपी है, इनका तो हर जगह विरोध हो रहा है। तो भाई ये किस मुद्दे पर लड़ेंगे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही। ये फिक्र नहीं करनी चाहिए शुक्ल जी कि वो संगठनात्मक चुनाव उनके हुए या नहीं हुए, लेकिन आज मुद्दा तो यही बन रहा है कि आज देश की बेटियां सड़कों पर रहे और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और प्रधानमंत्री जी वो दंडिका जो है वो स्थापित कर रहे, भाई एक दंडिका आप यहाँ भी स्थापित कर दें। यहाँ तो आपका हरियाणा का जो मंत्री है वो भी आरोपी है, तो आपकी यहाँ तो चलिए भाटिया साहब, आगे विद्रोही साहब के पास जाते हैं। विद्रोही जी, सभी लोगों ने आपको घेर लिया। तो कह दी विद्रोही साहब वाली तो बात भाटिया ने कह दी। ये तो भाटिया तो क्या वहां से पढ़ के आया था क्या? ये भाटिया साहब कहाँ के निष्पक्ष पत्रकार है, ये कहाँ के एनालिसिस्ट है? मुझे समझ ही नहीं आ रही। आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हो और आप कहते हो आपको कि मैं निष्पक्ष बातें कर रहा हूँ। कमाल की बात है। जो उसका प्रवक्ता तो कह रहा है और आप उसका ठेका उठा रहे हो। वो तो कह रहा है कि हमारा संगठन कभी वो ही नहीं है, आप उसकी सारी, इसका मतलब वहां तैयारी करके आए आप लोग। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी एनालिसिस के तौर पर बैठते हैं तो आपको किसी का वो नहीं करना चाहिए।
ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं इसके बिल्कुल देखिए अगर बिल्कुल आगे ऐसे देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे ही आपके एनालिस्ट आएंगे तो आगे से मैं तो आपके इसमें नहीं जुड़ूंगा। सर मेरे पास चलिए सूत्रों से चलिए, जो जानकारी थी, आपकी देखिए आपत्ति भी अरे भैया जायज है, मैंने आपकी लेकिन सारी सुनी है। अरे मैं सारे जो मेरे पास सूत्रों से जानकारी थी मैंने वो रखी। मैंने ये भी कहा नहीं, कि आप वेजी जो है आप वो कमाल पूरी कर रहे हो। तैयारी से नहीं आए। आप क्या बात आपने कर रहे हो? अपने आप कहाँ निष्पक्ष बोले? आपने आप क्या सूत्रों की जानकारी नहीं सुनी। आप कहाँ निष्पक्ष बोले? चलिए भारतीय भूपेन जनता पार्टी जी, नजर नहीं आ मैं रही? उनसे बात तो कर भाई लूंगा। साहब बीजेपी ने ठेका ले लिया क्या? गुस्सा बीजेपी ने कीजिए। ठेका नहीं, ले आपने लिया अरे, उनको इस आप सर्टिफिकेट भाई देने का। देखिए आपने देखिए, कांग्रेस का ठेका ले लिया। आपने भूपेन कांग्रेस जी का आप ठेका, मैं बोलिएगा, तो प्रवक्ता हूं आप बीजेपी का, गुस्सा मैंने ना तो जगह कीजिए। ले रखा है। आप प्रवक्ता नहीं भूपेन हो, जी आपने सारी ठेका बात नहीं आप ले सकते आप। बोलिएगा। भूपेन जी सारी बात आप बोलिएगा, एक सेकेंड मैं इनकी लेके आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरीके से विद्रोही जी सारी बातें आई हैं, जिस तरह भाटिया साहब कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है, उनको पता है, तो प्रवक्ता को नहीं पता है और एक पत्रकार को पता है, तो ये तो बड़ी विडंबना की बात है। जी वेद जी। शुक्ल जी, लगता है आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से ही नहीं सुनी। मैंने क्या कहा था कि संगठन के संदर्भ में विधायकों से बात कर ली गई, हाईकमांड से बात है, अंतिम समय पर है और अंतिम समय में संगठन बन जाएगा। मैंने इतनी बात कही थी। अब मैं तारीख आपको इसीलिए नहीं बता सकता वो कब बनेगा, क्योंकि कई बार हमने तारीख बताई, वो तारीख पूरी नहीं हुई और मैं ऐसा कोई कमिटमेंट कभी नहीं करता जो पूरा नहीं होता। मैंने स्पष्ट रूप से कहा संगठन बन रहा है। और दूसरी बात, भाटिया साहब ने कोई गलत बात नहीं कही, पत्रकार के नाते वो सही कह रहे हैं, उनके सूत्र सही है कि भाई संगठन बन रहा है। वही बात मैंने एक शब्द में चुपचाप कही है, उन्होंने विस्तार से कह दी, मैंने इनकार नहीं किया। दूसरा, मेरे साथियों को लगता है कैडर आधारित पार्टी और जन आंदोलन आधारित पार्टी का अंतर ही नहीं पता, तभी वो मेरी बात को काट रहे हैं। अरे कैडर आधारित पार्टी का मतलब होता है कि उसके अंदर केवल कैडर ही फैसला करता है, जैसे भाजपा है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कि उसमें कैडर ही नेता बनाता है और कैडर ही किसको टिकट देनी है, किसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना, ये बनाता है। और जो जन आंदोलन की पार्टी होती है उसमें जो जनता के संघर्ष से निकले हुए नेता होते हैं वो अपना स्थान बनाते हैं। अब उदाहरण समझिए आप, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी को कोई 2 आदमी भी नहीं जानते थे कि कौन है मनोहर लाल खट्टर, कोई जानता ही नहीं था, परंतु वो भाजपा कैडर आधारित पार्टी है इसलिए उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, वो चल पड़े। आपके उत्तराखंड के अंदर वेद जी इसकी घटना बता दूं 2014 में जिस दिन वो मुख्यमंत्री घोषित हुए उसके एक दिन पहले इंडिया न्यूज चैनल पे हम लोग डिबेट पे थे। खट्टर साहब भी भाजपा प्रवक्ता के तौर पे थे और उस समय जो है मतलब ये तमाम सारी चीजें हो रही थी और ये चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री कौन, और थोड़ी देर बाद में खबर आती है चर्चा समाप्त होने के बाद में कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो ये निश्चित रूप से है, तो ये उनके कैडर की सफलता है सर। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं। तो सर यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि कैडर आधारित पार्टी और जन आंदोलन आधारित पार्टियों के बीच का अंतर बताया था। अगर ये भाई लोग मेरी बात को नहीं समझ पाए तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये आपके और राजनीति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए आपको कि मैंने इन 2 शब्दों का प्रयोग क्यों किया था। मैं माफी चाहता हूं आपसे। और दूसरी बात भाई, मैंने दूसरी बात ये कहा था कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, हमारे विधिवत रूप से पदाधिकारी नहीं है, परंतु हमारे पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज है। बूथ स्तर तक हमारे पास लोग हैं। मैंने ये भी कहा कि हम घर घर तक जा चुके, बूथ तक पहुंच चुके। अगर हमारा संगठन नहीं होता, आपके शब्दों में कार्यकर्ता नहीं होते, तो भैया हम घर घर तक कहां अप्रोच कर लेते, कैसे हम इतनी बड़ी सभाएं करते हैं। इतना बड़ा घर हो गया कि लड़ते भी रहते हैं। अब वो देखिए, जन आंदोलन पार्टियां जो होंगी ना सर, उनमें लड़ाई नहीं होती, वैचारिक और कार्यशैली के मतभेद स्वाभाविक हैं, वो होंगे। कैडर आधारित पार्टी में क्या होता है, जैसे फौज है, दैट इज कॉल्ड कैडर आधारित पार्टी। जनरल ने आदेश दे दिया, सिपाही को गलत लगे या सही लगे, ही हैज टू ओबे द ऑर्डर, उसको ऑर्डर का पालन करना ही करना पड़ता है। तो भाजपा में धामी साहब चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद भी मोदी जी ने आदेश दे दिया कि भाई धामी बनेंगे मुख्यमंत्री,
विधायक देखते रह गए, बने वो क्यों? यहाँ आदेश दे दिया खट्टर जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बने क्योंकि इनकी पार्टी आदेश मानती है। कौन बनेगा? हमारे यहाँ विचार विमर्श से बनता है, लोकतंत्र से बनता है, इनका नेताओं के आदेश से बनता है। तो ये फर्क है जन आंदोलन आधारित पार्टी और कैडर आधारित पार्टी। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, नहीं मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो पूरी आ जाएगी। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, वो उनकी शैली है, वो उसी आधार पे बढ़े हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा। मैं दोनों पार्टियों के बीच का फर्क समझा रहा था। अब आइए, आपने कहा कि मतभेद है। देखिए, जो पार्टी जितनी बड़ी होगी और जितनी लोकतांत्रिक होगी उसमें मतभेद भी ज्यादा होंगे। अब आप भाजपा को ही ले लीजिए, जब भाजपा केवल मात्र संघ के आधारित कैडर की पार्टी थी हरियाणा के अंदर, उनके अंदर कोई मतभेद नहीं होते थे। जब बाहर के लोग आए, कांग्रेस, इनके आदेश 6 एमपी तो हमारे कांग्रेस के हैं, इनके 10 में से इनके 40 एमएलए 22 एमएलए कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। इनमें मतभेद भी होते हैं, विरोध के समर्थन के हैं। अब उदाहरण के रूप में जेजेपी के साथी बैठे हैं और भाजपा के साथी बैठे हैं। वीरेंद्र सिंह इनके वरिष्ठ मंत्री हैं, नेता है, सॉरी माफ करना, मंत्री नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह। वो खुलेआम आपके गठबंधन की भी आलोचना करते हैं, वो जजपा की भी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे, मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा बेटा भी हिसार से लड़ेगा। तो ये लोकतांत्रिक भावना व्यक्त करते हैं। अगर क्योंकि वो लोकतांत्रिक बैकग्राउंड से आए हैं इसीलिए भावना व्यक्त कर रहे हैं। अगर वो खाटी भाजपाई नेता होते तो वो ये भावना व्यक्त ही नहीं कर पाते। अब क्योंकि जजपा है, जजपा विशुद्ध पारिवारिक पार्टी है, उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पहले आदेश चलता था, आजकल जजपा में दुष्यंत जी का, राजेश जी का चलता है, इसलिए वह विचार विमर्श का दौर नहीं होता। उसके बावजूद भी इनके 3 विधायक हैं, मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, सुरजन सिंह खेड़ा है, इनके वो अपने क्या कहते हैं राम कुमार गौतम जी हैं, ईश्वर सिंह जी हैं, राम निवास है, वो खुलेआम आपकी आलोचना करते हैं, भाजपा में जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस में भी आ जाएंगे, मैं आज ही बता रहा हूँ। तो ये आप में भी है, आपकी पारिवारिक पार्टी होते हुए भी गुटबाजी मतभेद है। देवेंद्र बबली है, वो आपके ही मंत्री। एक सवाल वेद जी, आपसे एक सवाल। भाटिया साहब आप समय नहीं है इसलिए नहीं ले पाएंगे, मैं चूंकि भूपेंद्र जी के पास भी जाना है। जी वेद जी जल्दी खत्म। आखिरी बात खत्म कर देता हूँ। जजपा के अध्यक्ष है अजय सिंह चौटाला जी, उन्होंने क्या कहना, देवेंद्र को कहा पागल है देवेंद्र। जब उसने कहा सरपंचों को उसने भ्रष्ट बताया था तो वो अपने मंत्री को पागल बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर तो वो क्या है, क्योंकि उसको सह मिल रही है भाजपा से, वो भाजपा से अपने तार जोड़ चुका है। चलिए भाजपा से ही जवाब ले लेते हैं। कहने का मैं खत्म कर दिया, ये बात हर जगह है। आप हमें टारगेट ज्यादा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा संगठन नहीं है, हम मौका भी दे देते हैं टारगेट होने का। जी मैं भूपेंद्र जी बहुत बड़ी बातें कही है विद्रोही जी ने, क्या जवाब है? देखिए मैंने सारे पार्टी के प्रवक्ताओं के और आपके एनालिसिस की भी बातें सुनी है। कांग्रेस के बारे में तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसमें संगठन की पार्टी नहीं है और ना ये जन आंदोलन की पार्टी है। ये राष्ट्रीय स्तर पर तो माँ बेटे की पार्टी है और हरियाणा में बाप बेटे की पार्टी है। दूसरे लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपनी बात करने की बात करते हैं। अब मैं दूसरी बातें, कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी ने बात कही, मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिस पार्टी के 1% भी हमारे राज्य में वोट ना हो, कोई किसी भी पोस्ट पर कोई चुना ना गया हो, लेकिन इसने कुछ बातें ऐसे कह दी। 2014 से पहले आपका क्या था हरियाणा में? सुखवीर जी आपके पास आता हूँ, आपका क्या था पहले? अरे भैया सुन लो, सुखवीर जी आता हूँ आपके पास, आपको बारी दूंगा, सुखवीर जी बारी दूंगा, ऐसे मत करिए। सुखवीर जी बारी दूंगा, सिंगल डिजिट में थे नहीं थे, बताएं आप। अरे फिर मैं बारी दूंगा, आप प्लीज। आरोप लगाए हैं, आरोप लगाए, आरोप नहीं, क्या आरोप लगाए? अरे सुखवीर जी आपके पास आता हूँ, सुनने की हिम्मत रखो प्लीज, आपके पास आता हूँ, आप उनकी बात पूरी हो जाने दें। जी, जिस पार्टी के कई नेता जेल में हो
और काफी समय से जिनकी जमानत भी ना हुई हो वो हमारी पार्टी पे और हमारे नेताओं पे सवाल उठाते हैं, उनको शोभा नहीं देता। अब मैं सीधा सा एनएलओ की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि इनके तो 1% भी राय नहीं है। एक एमएलए शायद अब की बार वो भी ना रहे। मैं जो हमारे भाटिया साहब ने बात की मैं उनका जवाब देना जरूर उचित समझता हूँ। देखिए 2005 में जब से भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व आया है, 67 सीटें भजनलाल जी के नेतृत्व में आई थी और उसके बाद अगर एक भी चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती हो, चाहे लोकसभा के हो, लोकसभा में 2014 में हमारी 7 सीटें आई थी, 2019 में हमने 10 की 10 सीटें जीतने का काम किया। मैं कहता हूं कोई विधानसभा का, कोई राज्यसभा का, कोई नगर पालिका, नगर परिषद का कांग्रेस पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीती और भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव जीत रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी नजर ही नहीं आ रही? देखिए ये 2002 में 9 सीट आई थी। अरे सुन लीजिए, अब भैया बीच में नहीं बोले, आप सुनने की कोशिश करिए। भारतीय जनता पार्टी नजर ही नहीं आ रही हरियाणा में? आपको हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नजर ही नहीं आ रही क्या? अरे भूपेंद्र जी मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि 9 सीटें जीती थी 2009 में लोकसभा की, आप भूल गए। नहीं 2014 में 7 सीटें, 9 में कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटें जीती थी, आप ये वो भूल गए बीच में। ये भी नहीं हम 2009 में लोकसभा की 9 सीटें जीते थे। आपने कहा नहीं अंतर ये है, वो 2009 का बता रहे हैं, आप 2014 का बता रहे हैं। नहीं मैं कहता हूं जब से भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में आया 2014 में ये 1 सीट जीती थी कांग्रेस, सिर्फ रोहतक, हम 7 सीटें जीते थे। और जब 2019 का चुनाव हुआ, लास्ट की बात करनी होती है, जब 2019 का चुनाव हुआ हमने बढ़ोतरी की, हम 10 के 10 सीटें जीते। और ये हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे को भारतीय जनता पार्टी नजर ही नहीं आ रही, कमाल की बात है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ये झगड़ा और कोई नहीं है, कांग्रेस में झगड़ा किस बात का है, मैं इनका अंदरूनी मामला है, मैं नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब सड़कों पर लड़ाई आ जाती है परिवार की तो दूसरे पड़ोसियों को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। यहाँ लड़ाई और किसी नेता की नहीं है, यहाँ बाप बेटे की भी लड़ाई है। बाप चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं, बेटा चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं। और सिर्फ वो संगठन नहीं बनने देना चाहते, वो चुनी संगठन बनना देना चाहते, सारे लोग संगठन बनाना चाहते हैं कि उन्होंने एक एक जिले में 10-10 लोगों की हाथ रखी है प्रधान बनने की, 10-10 लोगों को टिकट देने की बात कर रखी है। उनको डर इस बात का है अगर एक आदमी को प्रधान बनाए तो उनके 8 आदमी भाग जाएंगे और कांग्रेस की जो स्थिति थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाएगी। और भाई साहब ने कहा कि पीसीसी मेंबर, अरे भैया 8 साल में तो पीसीसी मेंबर बने और उनके बने हुए 1 साल हो गया। जब 1 साल में पीसीसी मेंबर से आगे ही नहीं बढ़े, उस पार्टी की आप बात कह रहे हो कि पीसीसी मेंबर बन गए अब संगठन भी बन जाएगा। और विद्रोही जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 9.5 साल से इनको झूठ बुला के कांग्रेस पार्टी ने बूढ़ा कर दिया। अब ये झूठ नहीं बोलते, ये सच्चे आदमी हैं, ये स्पष्ट बात करते हैं। आप उनकी बात में भी उंगली उठा रहे हो। ये जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, हमारे एक जो निष्पक्ष आदमी बैठा है वो उसी पे उंगली उठा रहा है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो चुनाव होगा, इन्होंने किसानों की बात की, आज तक इतना जल्दी मई में मुआवजा अगर किसी पर पार्टी की सरकार ने दिया हो, 181 करोड़ रुपया एक क्लिक करके खाते में पहुंचाने का काम हमने किया। हमने जितने भी गेहूं भीग गए, चाहे गले हुए थे, कटे हुए थे, सड़े हुए थे, सारे को खरीदने का काम किया। आज क्या किसान बड़ा आसान किया जनता हमने 6,000 रुपए समान किसान निधि देने का काम किया। ओंकार जी इसके बाद आप ही के पास आते हैं। मैं कहता हूँ अरे भाई ये किसान आपने 20 लाख टन गेहूं खरीदा है, 20 लाख टन कम गेहूं खरीदा है। मेरी बात सुनिए, आप किसान एजुटेशन की बात करते हो। किसान एजुटेशन के बाद कितने राज्यों में चुनाव हुआ? 5 राज्यों में। और इनकी सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की थी, जो जिसका आजकल ये जिक्र कर रहे हैं, उसको यूपी का इंचार्ज बनाया हुआ था। 403 सीटों में खाता तो एक पर भी नहीं खुला, 397 सीटों में आपकी जमानत जब्त होने का काम किया और आप बीजेपी से तुलना करते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर यहाँ पर बैठ के निष्पक्ष चर्चा होनी चाहिए, खासकर तो जो एक्सपर्ट लोग जिनको आप बुलाते हैं उनको निष्पक्ष होना चाहिए। उनको इस किस्म की बात होती है तो 3 सारे प्रवक्ता कांग्रेस के ही हो जाएंगे। ऐसे तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा नहीं बात करना चाहता, मैंने अपनी बात रख दी। चलिए ओंकार जी 10 की 10 सीटें बीजेपी फिर से चुनाव जीत करके आएगी और अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाएगी। जी बीजेपी पूरी सीटें जीत के आएगी, ये कहना है भूपेंद्र जी का। मैं ओंकार जी आपके पास जाता हूं। भूपेंद्र जी का यह भी कहना है कि आपकी
स्थिति कुछ नहीं है, आप पे चर्चा क्या की जाए, आम आदमी पार्टी पे चर्चा ही क्या की जाए। जी पहले आप बताएं, फिर आम आदमी पार्टी से पूछते हैं। देखिए, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, राजतंत्र में नहीं रह रहे। जो ये संगोल ले आए, ये राजदंड ले आए, ये लोकतंत्र में नहीं है। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। कौन सत्ता पर काबिज होगा, कौन नहीं होगा, लोकतंत्र में जनता देखेगी, ये बीजेपी नहीं देखेगी। इस बीजेपी से पूछिए 2000 में आपकी क्या स्थिति थी हरियाणा में, 2004 में क्या स्थिति थी हरियाणा में, 2 सीट आती थी, 2। तब तो ये आपके दोस्त थे भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, वापिस 2 पर आएंगे। और सुनिए, आज चाहे परिवर्तन की लहर किसी के पक्ष में जाए, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी नजर नहीं आएगी। इन्होंने जनता को जिस तरह से तंग किया, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, म्यूटेशन, टैक्स, रजिस्ट्री व्यवस्था, किसानों के डंडे, पहलवानों के डंडे, ओपीएस पेंशन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। अरे कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इनके तो सचिवालय में भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपए वहां से पकड़े जाते हैं। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसानों की नहीं है, ये सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों की पार्टी है, और ये लूटने पे लगे हैं। आप चलिए संगठन पे बात हो रही थी, संगठन पे बात हो रही थी। पर 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है। ये कर्ज किस चीज का है, ये तो पूछिए इनसे। किया तो कुछ है नहीं इन्होंने। ओंकार जी, संगठन पे बात कर ले। मैं कहता हूँ संगठन के मामले में हमारा संगठन तो पूरा बिल्कुल फिट है। कांग्रेस का संगठन, चलिए आपका संगठन, आपका एक बात जरूर कहूंगा, ये जो पन्ना प्रमुख भी जो पार्टी है ना, ये पन्ने सारे पैक होने वाले हैं। अरे कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस के संगठन की। ओंकार जी, एक मेरे भाई भूपेंद्र जी ने बात कही कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। ये जेजेपी वाले सुन ले प्लीज, जेजेपी वाले सुन ले कि ये क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। अभी से कान खोल लो, नहीं तो तुम्हारा अरे तो पता भी नहीं आपकी आएगी, आप भी तो हमारे पास आओगे, आप कहाँ जाओगे? अरे अच्छा, आप भी उनके पास जाएंगे? आपके पास नहीं आने वाला। चलिए जेजेपी के पास जाऊं, उसके पहले मैं आम आदमी पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी भी कुछ कहना चाह रही थी। आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, याद रखना। आम आदमी पार्टी से बात करके फिर जेजेपी के पास जाता हूं। सुखवीर जी क्या कहना चाह रहे थे? जी देखिए, जिस प्रकार से भाटिया साहब ने बात करी, ऐसा प्रतीत हुआ कि भाटिया साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और विद्रोही जी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, जिस तरह के तथ्य फैक्ट उन्होंने रखे। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, को जानकारी है तो वो बता दे रहा है, उसमें क्या है? नहीं कोई बात नहीं। देखिए मैं भी 8 साल से इसी काम में हूँ। शुक्ल जी, विद्रोही साहब से ज्यादा जानकारी कांग्रेस में किसी को नहीं है। विद्रोही जी मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से भाटिया साहब का वक्तव्य था उससे मैंने ये बात कही। शुक्ल जी, बात ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार की बात कर रहे थे, ये क्यों भूल जाते हैं? वर्तमान में जी रहे हैं ना, वर्तमान की बात करें। 25 साल से जालंधर लोकसभा पे कब्जा था कांग्रेस का, निश्चित तौर पे बुरी तरह हारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कहने को, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जमानत जब्त हुई है। इन बातों को भी याद रखें। निश्चित तौर पे आने वाला समय हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, सामान्य व्यक्ति को जो फायदा उठाने की बात है, की जमानत जब्त हो गई। हार गए थे आप। हाँ ठीक है, और अभी देखते जाओ, अभी तो आपको मुद्दों की राजनीति में मजबूर किया है, अभी तो मुद्दों की राजनीति में मजबूर की है। अब अभी आगे आगे देखना आप। हरियाणा में मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहेंगे, रोज मिलेंगे चैनल पे और रोज की रोज चर्चा करेंगे। चलिए मैं नलिन जी के पास जाऊंगा क्योंकि समय की सीमा है। नलिन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? स्टेट में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, आप देखते जाओ आगे आगे। और ये तो दक्षिण हरियाणा का भला मानो जो आप यहाँ आके जो कार्यक्रम कर रहे हैं, 13 महीने तक आप कहीं उधर जजल के आगे जा नहीं पाए थे। ये चलिए, और यही था नलिन जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। जी नलिन जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं भाटिया जी की बात से ही शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा कि विद्रोही जी को नहीं पता और ऐसे ऐसे कोई लिस्ट हाईकमांड के पास गई है। मैं उनकी भी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह की 10 से ज्यादा लिस्टें पिछले 9 साल में हाईकमांड के पास जा चुकी हैं
तो विद्रोही जी को अपनी पार्टी की काबिलियत पता है कि वो कितना अनाउंस करेंगे, कितना नहीं करेंगे। तो आप उनको उनका काम ना बताएं और आप कांग्रेस के प्रवक्ता की जो जगह है वो लेने की कोशिश ना करें। दूसरा, जब आप ये कहते हैं सर कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है, तो जब आप अपने ओपिनियन को सूत्रों के नाम पर जब फोड़ते हैं तो उसमें जजमेंटल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब डिबेट में आपके आगे वरिष्ठ पत्रकार लिखा हुआ है तो जजमेंटल भाषा, जैसे कि ये तो जीतने ही नहीं जा रहे, ये तो जमीन पे दिख ही नहीं रहे। सर, ये हरियाणा की जनता तय करेगी, उनका वोट तय करेगा। आप कृपया करके जनता को ही ये काम करने दें और आप पत्रकारिता पे ध्यान रखकर एक निष्पक्ष स्टैंड अगर लें तो वो शायद आपकी क्रेडिबिलिटी को ज्यादा इस्टेब्लिश करेगा। दूसरा, बार बार ये जो बात चल रही है कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा कि काडर बेस पार्टी ही नहीं है, जन आंदोलन पार्टी है, काडर बेस कुछ नहीं है। अरे तो काडर हरियाणा में नहीं है, बाकी प्रदेशों में क्यों बना रखा है? राष्ट्रीय काडर क्यों बना रखा है? फिर पूरी पार्टी ही जन आंदोलन की रहने दीजिए, सभी काडर को हटा दीजिए, सभी जितने जो पदाधिकारी हैं उनको हटा दीजिए। क्यों प्रभारी नियुक्त करते हैं, क्यों प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हैं? इसका मैं आपको सच्चाई से अगर जवाब दूं तो पार्टी तो काडर बेस होना चाहती है, पार्टी तो संगठन बनाना चाहती है। हरियाणा में जिस तरह से राजनीति चल रही है कांग्रेस में, ये बना नहीं पा रहे हैं। उस बना ना पाने की जो इनकी जो इनकॉम्पिटेंस है उसको ये डिबेट पे पब्लिकली दर्शा नहीं सकते। ये दिक्कत चल रही है कांग्रेस के साथ। तो ये कहना कि काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, खूब है, हर जगह बना रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो ये करना चाह रहे हैं वो ये कर नहीं पा रहे। कुछ जैसा कि बताया गया कि भी हर जगह 10-10 लोगों को कह दिया गया है कि आपको भी बनाएंगे, आपको भी बनाएंगे, जो एक लॉलीपॉप देने की कांग्रेस की प्रक्रिया रहती है, शायद उसके चलते, शायद जो विभिन्न पार्टियां कांग्रेस के अंदर बनी हुई हैं शायद उसके चलते, तो ये बहुत ज्यादा इस तरीके से जो है ये सिस्टम इनका खराब हो चुका है। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में तो सब लोग बोल पाते हैं, अपनी राय रख पाते हैं, दूसरी पार्टियों में नहीं बोल पाते। ये आपका वहम है सर, क्योंकि इसी चलन के चलते जो इनडिसिप्लिन आपकी पार्टी में हरियाणा काट से तैयार हुआ है, वहां कोई किसी नेता की मानने को राजी नहीं है, दूसरे गुट का नेता दूसरे गुट को नेता मानने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो आज कांग्रेस में खत्म हो चुका है और वो कांग्रेस को छोड़ के विभिन्न पार्टियों में चलिए तो कांग्रेस में खत्म हो चुका है ये सारा चीजें, लोकतंत्र, इस बात को नलिन जी कह रहे हैं, और ये बेसिकली अनुशासनहीनता नहीं बल्कि पार्टी के अंदर टूट है, ये इनका कहना है। मैं एक चीज और, मेरी एक बात मुझे और रखनी, बोलिए। इस डिबेट में मैंने ये नोटिस करा कि जिस मुद्दे के ऊपर ये डिबेट रखी गई, लोकदल के प्रवक्ता ने एक भी बार उस मुद्दे पे बात ना करने की बजाय केवल और केवल जो वो 5 साल से बीजेपी जेजेपी और जो उनको सपनों में भी जेजेपी दिखाई देती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब शायद ये निकलता है कि कांग्रेस और लोकदल क्या अपने वैचारिक अपने जो इनकी जो विचारधारा है उसको ताक पे रख के आने वाले समय में जो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, दूसरे के संगठन पे भी सवाल उठाना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक, क्या अपनी ये राजनीतिक नैया को बचाने के लिए एक दूसरे का साथ देने की सोच रहे हैं? और क्या इनके नेताओं की तरफ से इनको ये आदेश दिया गया है कि कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना, कांग्रेस के लिए कुछ नहीं कहना, क्योंकि हमारी राजनीतिक नैया खत्म हो चुकी है तो शायद हमें कांग्रेस की मदद लेनी पड़े? तो ये फैसला चलिए ये बड़ी बात है। भाटिया साहब जल्दी से आप बोले, उसके बाद मैं इसे समाप्त करूं जल्दी से। और देखिए दूसरी चीज, क्या विचारधारा थी, ये यमुना पार छोड़कर आने वाले, अरे छोड़िए ओंकार जी, सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको हक है। मोदी की जी भाटिया साहब जल्दी से बोलिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जी भाटिया साहब। शुक्ल जी, सभी के पक्ष सुने हैं, सभी के पक्ष सुनकर के हमें ये प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने के ऊपर ज्यादा ये पार्टियां जो विश्वास कर रही हैं, बजाय वो एक आज के एजेंडे के ऊपर डिस्कशन करते। मैंने सिर्फ एक बात रखी थी कि मेरे को इस बात की जानकारी है कि इस तरह का अनाउंसमेंट कुछ होने जा रहा है। शायद वो उन्होंने अपनी भाषा में कहा था विद्रोही जी ने, उसको शायद मैं नहीं समझ पाया, लेकिन ये सर्टिफिकेट देने का काम हमेशा बीजेपी का रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको फाइनल ये पूरी डिबेट सुनने के बाद ये आज डिक्लेयर कर रहा हूं
कि हवा परिवर्तन की चल चुकी है और ये फैसला जनता को करना है, और तब जो भी सरकार आएगी, आप देख लो, बिल्कुल लोकतंत्र में सभी कोई मानता है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता ही फैसला करती है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो जनता का फैसला जनता पर छोड़ दे। ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ और विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।